सीजीपीएससी एवं व्यापम के अभ्यर्थियों का मैं महेंद्र देवांगन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा वो बेस्ड रहेगा आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2020-21 और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम अध्याय 7 में पहुंच चुके हैं और यह अध्याय 7 का सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो हम यहां पर शुरू करते हैं गोधन न्याय योजना। इसको हम स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि चीज़ें आसानी से क्लियर हो सके। गोधन न्याय योजना जल संरक्षण, पशु संवर्धन, मृदा स्वास्थ्य एवं पोषण प्रबंधन की कार्यवाही को छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परंपरा से जोड़ते हुए आम जन के सहयोग से सफल करने सुराजी ग्राम योजना के माध्यम से नरवा गरवा घुरवा बाड़ी संरक्षण एवं संवर्धन का अभियान प्रारंभ किया गया है। ठीक है, तो यह एक प्रकार का क्या है, अभियान है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सांस्कृतिक परंपरा से परिपूर्ण इस कार्यक्रम को सरकार ने अपनाते हुए इसको एक अभियान के रूप में लिया है। ठीक है, प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के हरेली के दिन 20 जुलाई 2020 को गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। इसके अंतर्गत सुराजी ग्राम में स्थापित ग्रामीणों के माध्यम से गौठान समितियों द्वारा 2 रुपये प्रति किलो की दर से ये खरीदा जा रहा है। बस इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम 2 रुपये प्रति किलो की दर से क्या खरीदा जा रहा है, गोबर खरीदा जा रहा है। ठीक है जी, ओके। अब यहाँ पर और क्या इम्पॉर्टेंट है, तो जो खाद है उसकी कीमत यहाँ पर क्या हो जा रही है, 8 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा जा रहा है या विक्रय किया जा रहा है। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, 2 रुपये और 8 रुपये। बाकी जितने भी आपके डेटा हैं वो सभी के सभी आप छोड़ दीजिए। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। अब आगे हम बढ़ते हैं कृषि विपणन, मतलब कृषि की खरीदी बिक्री कहाँ पर किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये सभी के बारे में हमें डिटेल से जानने को मिलेगा। तो कृषि उत्पादन के सुनियोजित विपणन में कृषि उपज मंडियों का विशेष योगदान रहा है। तो यहाँ पर बार बार रिपीट हो रहा है, कृषि उपज मंडियाँ कितनी हैं, तो कृषि उपज मंडियाँ 69 है। ये क्वेश्चन आ चुका है और 118 उप मंडियाँ हैं। तो कृषि उपज मंडियाँ कितनी हैं, ये क्वेश्चन आया था और इसमें 69 भी था, 118 भी था और भी बहुत सारे थे। ठीक है, सो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के रिस्पेक्ट से ही पढ़ना है। तो ये दोनों के दोनों ही इम्पोर्टेंट है, कृषि उपज मंडियाँ और कृषि उप मंडियाँ। ओके, आगे हम बढ़ते हैं मंडियों में आवक। तो मंडियों में आवक इसको छोड़ दीजिए आप। ओके, मंडियों की आय इसको भी छोड़ दीजिए। राष्ट्रीय कृषि बाजार, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, राष्ट्रीय कृषि बाजार। तो हम वही पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो राष्ट्रीय कृषि बाजार की संकल्पना को हम आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं। माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा देश के चयनित 585, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, 585 कृषि उपज मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने का निर्णय लिया है कितने कृषि उपज मंडियों को, 585 कृषि उपज मंडियों को। इसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ के 14 नियमित कृषि उपज मंडियां राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने के लिए चिन्हांकित की गई हैं। कितना, 14। देखो जी, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या क्या होने वाला है मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ओके, और इसको आप यदि हो सके तो नोट करके रखिए या फिर हम लास्ट में एक समरी बनाएंगे जो 1 से लेकर अध्याय 16 तक का पूरा जो फैक्ट फिगर है उसी को ही हम ध्यान में मद्देनज़र रखते हुए बनाएंगे एक वीडियो। ठीक है, कंप्लीट एक वीडियो। पहले इस वीडियो को देखिए 1, 2, 3 बार, जितना भी बार हो सके। ओके, और आगे हम बढ़ते हैं। कितने कृषि उपज मंडियां चिन्हांकित की गई है, तो 585। ठीक है, छत्तीसगढ़ से कितने, 14। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, तो प्रथम चरण की मंडियों को कब जोड़ा गया, प्रथम चरण की मंडियों को 19/10/2016 मतलब 19 अक्टूबर 2016 से
राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल में जोड़ा गया है तथा द्वितीय और तृतीय चरणों की मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार के पोर्टल से जोड़। देखो तो प्रथम चरण में किसे जोड़ा गया? राजनांदगांव, कवर्धा, भाटापारा, कुरुद, नवापारा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो कितने हुए? 1 2 3 4 5। तो प्रथम चरण में 5 जिले, द्वितीय चरण में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हो गए 14। ठीक है, प्रथम चरण में 9, द्वितीय चरण में 5, सॉरी प्रथम चरण में 5, प्रथम चरण में 5 और द्वितीय चरण में 9। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, द्वितीय चरण में कौन कौन से? देखिए प्रथम चरण में याद रखना आपको इम्पॉर्टेंट है राजनांदगांव, कवर्धा, भाटापारा, कुरुद, नवापारा। द्वितीय चरण में रायपुर, दुर्ग, धमतरी, बिलासपुर, जगदलपुर, राजिम, बालोद, मुंगेली, रायगढ़। सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए जितना पढ़ रहे हैं उतना ही इंपॉर्टेंट है जी। आगे बढ़ते हैं हम। मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट? मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला प्रदेश की 11 मंडियां क्रमशः बेमेतरा, बालोद, राजनांदगांव, शक्ति, रायगढ़, रामानुजगंज, रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद, दुर्ग, बिलासपुर में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला तथा 11 मिनी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना एवं संचालन हेतु वित्तीय सहायता मंडी बोर्ड समिति द्वारा दी गई है। मंडियों में स्थापित मिट्टी परीक्षण की कार्यवाही प्रारंभ हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैसे पढ़ना है, मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला कितने जिलों में स्थापित की गई है? तो यहाँ पर ये है कि 11, बेमेतरा, बालोद, राजनांदगांव, जांजगीर चांपा, रायगढ़, रामानुजगंज, रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद, दुर्ग एवं बिलासपुर। ठीक है, कितने जिलों में? 11 जिलों में। आपको बस ये याद रखना है, बाकी आप छोड़ सकते हैं। एक मार्कनेट पोर्टल विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय भारत सरकार द्वारा योजना अंतर्गत मंडियों एवं उप मंडियों को कंप्यूटर उपलब्ध कराने के फलस्वरूप एक मार्कनेट के पोर्टल पर माह अगस्त 2006 से छत्तीसगढ़ की 69 कृषि उपज मंडियां एवं 118 उप मंडियों को दैनिक आवक एवं भाव की जानकारी एक मार्कनेट के पोर्टल पर नियमित प्रेषित किया जा रहा है। सो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इम्पोर्टेंट है कि कृषि उपज मंडी कितनी है, तो ये अगेन कितनी बार आ रहा है आप यहाँ समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंस है इसका। उसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं। मोबाइल ऐप, तो ऑब्वियसली मोबाइल ऐप। फल सब्जी मंडी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। फल सब्जी मंडी प्रदेश में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, पखांजूर, रायगढ़ फल सब्जी के विपणन हेतु सुविधा युक्त फल सब्जी मंडियों की स्थापना की गई है। फल सब्जी मंडी प्रांगण में उद्यानिकी फसलों के विपणन हेतु कवर्ड शेड, चबूतरे, दुकान इत्यादि उपलब्ध है। बिलासपुर, रायगढ़, राजनांदगांव तथा दुर्ग फल सब्जी मंडी का सफलतापूर्वक संचालन हो रहा है। छत्तीसगढ़ में फल सब्जी मंडी कौन कौन से स्थान पर स्थापित किया गया? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, पखांजूर मतलब ये कांकेर क्षेत्र, रायगढ़। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 स्थानों पर फल सब्जी मंडी स्थापित किया गया। हमारे यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट है। और कौन कौन से स्थान पर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, कि कौन कौन से स्थानों पर फल सब्जी मंडी का निर्माण किया गया है। गौ सेवा योजना अनुदान, इसको छोड़ सकते हैं आप। हाट बाजार निर्माण, ओके इसको भी छोड़ सकते हैं। किसान उपभोक्ता उप मंडी प्रांगण,
ओके, ये एक बार देख लेते हैं। किसान उपभोक्ता उपमंडी प्रांगण किसानों और उपभोक्ताओं के मध्य सीधा संपर्क स्थापित करने, बिचौलिया तंत्र को समाप्त करने, किसानों को उनके उत्पाद का बिना किसी कटौती के उचित मूल्य दिलाने, उपभोक्ताओं को उचित दर पर ताजी फल एवं सब्जियां प्रदान करने और किसानों के लिए तकनीकी सूचना प्रचार प्रसार केंद्र स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा प्रदेश में 9 किसान उपभोक्ता मंडी प्रांगण अधिसूचित किया गया है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, आप बहुत आराम से आसानी से समझ सकते हो कि ये 9 किसान उपभोक्ता उपमंडी प्रांगण अधिसूचित किया गया है। अभी ध्यान दीजिएगा, अधिसूचित किया गया है। किसान उपभोक्ता प्रांगण रायपुर पुराना एवं नया मंडी प्रांगण को लोकार्पण हो चुका है, क्रय विक्रय जारी है। इसके साथ ही राजनांदगांव में विक्रय प्रारंभ हो गया है, बेमेतरा में प्रारंभ हो गया है, ठीक है। किसान उपभोक्ता मंडी प्रांगण बैकुंठपुर में प्रारंभ हो गया है। शेष 3 किसान उपभोक्ता प्रांगण क्रमशः बिलासपुर, बरमकेला, चीखली का लोकार्पण किए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कहाँ कहाँ पर हो गया है। तो एक तो रायपुर, दूसरा आपका राजनांदगांव, धमतरी, 1 2 3 धमतरी, उसके बाद है आपका बैकुंठपुर 4, ठीक है, बैकुंठपुर 4, और यस यहाँ पर ये भी है आपका बेमेतरा भी हो गया है 5, और एक और कौन सा है आपका धमतरी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्या कौन कौन से, एक है आपका, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसान उपभोक्ता उप मंडी प्रांगण रायपुर पुराना एवं नया मंडी प्रांगण A2, उसके बाद फिर 3 4 धमतरी 3, राजनांदगांव 4, बेमेतरा 5 और बैकुंठपुर 6, ठीक है। इसी प्रकार और 3 बचे हुए हैं, बिलासपुर, बरमकेला, चिखली, ये इसका लोकार्पण किया जाना बाकी है। थोक फल सब्जी मंडी पत्थलगांव, कृषि उपज मंडी समिति पत्थलगांव जिला जसपुर में फल सब्जी मंडी स्थापना हेतु इतना रुपए दिए गए। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ओके, आप इसको याद, बस सिर्फ इसमें यहाँ पर ये याद रखना है कि पत्थलगांव कौन से ज़िले में आता है, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए। माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा, पुराने मंडी प्रांगण धमतरी में एग्रोटेक मार्केट एवं पुराने मंडी प्रांगण महासमुंद व्यावसायिक परिसर सह किसान उपभोक्ता बाजार हेतु RFP डॉक्यूमेंट तैयार करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। ओके, सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। भंडारण क्षमता गोदाम, सो हम देखते हैं यहाँ पर हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर कोई ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये आप जानते हो माँ महामाया शक्कर कारखाना कहाँ पर है, अंबिकापुर, ग्राम केरता, जिला सूरजपुर। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के शक्कर कारखाना पंडरिया कवर्धा कबीरधाम में है। ओके, ये सभी के सभी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप इसको पढ़ चुके हो। मंडी अधिनियम में संशोधन, तो इसको आप यहाँ पर पूरा का पूरा छोड़ देते हैं, ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है आपका। सो लीव ऑल दिस पोर्शन। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन अधिनियम 2020 छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन तिथि 1/6/2020 से प्रभावशील हो गया है, मतलब 1 जून से। अब क्या 1 जून से, तो ध्यान दीजिएगा, उक्त संशोधन अनुसार छोटा व्यापारी एक दिन में 10 क्विंटल के स्थान पर 20 क्विंटल
अधिसूचित कृषि उपज का स्टॉक रख सकता है। 10 क्विंटल के स्थान पर 20 क्विंटल का स्टॉक रख सकता है। यही संशोधन किया गया है। इसके अतिरिक्त मंडी समितियों में भार साधक अधिकारी के साथ साथ 7 से अनधिक व्यक्तियों की भार साधक समिति की नियुक्ति के अधिकार संचालन विपणन को दिए गए हैं। बस इसमें सिर्फ यही याद रखना है आपको कि 10 क्विंटल के स्थान पर 20 क्विंटल रख सकता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी। तो उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी की ओर आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पर देखते हैं, आराम से समझ के पढ़ते हैं। ओके, तो क्या लिखा हुआ है ना यहाँ पर, छत्तीसगढ़ राज्य में उद्यानिकी फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में वृद्धि हेतु उद्यानिकी विभाग द्वारा फल, सब्जी, मसाला, पुष्प, औषधि, पौधे विकास योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। विभाग के अंतर्गत 134 उद्यान रोपणी एवं 2 सब्जी बीज प्रगुणन क्षेत्र बाना, रायपुर एवं राजपुर दुर्ग हैं। ठीक है, 2 जगह में, राजपुर जो कि दुर्ग में है, बाना जो कि रायपुर में है। तो 134 उद्यान रोपणी एवं 2 सब्जी बीज प्रगुणन क्षेत्र। 2 सब्जी बीज प्रगुणन क्षेत्र यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ पर? बाना और राजपुर। राजपुर आपका दुर्ग, बाना मतलब रायपुर। सो दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। और 134 आपका उद्यान रोपणी है, 134 उद्यान रोपणी और 2 सब्जी बीज प्रगुणन प्रक्षेत्र। राज्य पोषित योजनाएं, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, राज्य पोषित योजनाएं कौन कौन सी हैं। तो फिर सबसे पहले देखते हैं फल विकास कार्यक्रम। योजना अंतर्गत कृषक द्वारा बैंक ऋण लेने पर आम, पपीता, केला, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं नोटिफाइड कर रहा हूँ, आम, पपीता, केला के रोपण पर नाबार्ड के अनुसार 25% अनुदान दे है। किंतु जो कृषक बैंक ऋण लेना नहीं चाहते उन्हें विभागीय फलोद्यान योजना के अंतर्गत आम पर 25% अनुदान नाबार्ड के मापदंडों द्वारा दिया जाता है। तो ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी जितना भी डेटा है आप पूरा का पूरा उसे छोड़ सकते हो। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। प्रशिक्षण उपरांत इन प्रशिक्षार्थियों द्वारा आम, बेर, आंवला के देशी वृक्षों को उन्नत किस्मों में टॉप वर्किंग कार्य पर परिवर्तन किए जाने पर राशि 10 रुपये प्रति सफल परिवर्तित वृक्ष पारिश्रमिक दिए जाने का प्रावधान है। मतलब एक वृक्ष अच्छे से हो गया तो उसमें 10 रुपये प्रति वृक्ष के हिसाब से पारितोषिक किया जाएगा। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नदी कछार तटों पर लघु सब्जी उत्पादक समुदायों को प्रोत्साहन योजना। तो नदी कछार तटीय क्षेत्रों में खेती करने वाले बीपीएल एवं लघु सीमांत कृषकों को लाभान्वित करने की योजना है। ठीक है जी, जिसमें प्रति हितग्राही न्यूनतम 0.25 हेक्टेयर एवं अधिकतर 0.4 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु लाभ देने का प्रावधान है। मतलब नदी कछार तटों पर जितने भी लघु सीमांत कृषक हैं, ओके, न्यूनतम उसका होना चाहिए 0.25 हेक्टेयर और अधिकतम 0.4 हेक्टेयर का प्रावधान है। ठीक है, वो अनुमानित लागत क्या है, कैसा है, उसको आप छोड़ दीजिए। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना। यह योजना राज्य सरकार द्वारा सामान्य कृषकों को ड्रिप सिंचाई अनुदान देने के उद्देश्य से 2013-14 से, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, 2013-14 से राज्य के संपूर्ण जिलों में लागू की गई है। योजना अंतर्गत अनुमानित लागत का लघु एवं सीमांत कृषकों को 70% अनुदान एवं बड़े कृषकों को, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, लघु एवं सीमांत कृषकों को, मैं यहाँ पर कलर चेंज कर, लघु एवं सीमांत कृषकों को 70% अनुदान तथा बड़े कृषकों को 50% अनुदान दिए जाने की
प्रावधान है। बस सिर्फ और सिर्फ हमें इतना ही याद रखना है, दैट्स इट। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी आप पूरा का पूरा छोड़ दीजिए। कम्युनिटी फेंसिंग योजना, तो कम्युनिटी फेंसिंग योजना ये क्या है? उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए यह योजना 2016-17 से लागू की गई है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कम्युनिटी फेंसिंग योजना, दैट्स इट। बस आपको सिर्फ इतना ही याद रखना। अब जाहिर सी बात है, कम्युनिटी फेंसिंग मतलब क्या है? आप जैसे कोई भी फसल उगा रहे हैं, बागवानी फसल उगा रहे हैं, तो उसके लिए फेंसिंग करना अनिवार्य रहता है, ताकि वहाँ पर किसी प्रकार से आपकी जो बागवानी फसल है उसको नुकसान ना पहुँचे। ओके, आई होप आइडिया इज क्लियर सम हाउ। तो ये कब से लागू है? तो फिर ये है आपका 2016-17 से लागू है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। सब्जी फसलों के विविधीकरण हेतु प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम। अब देखो, प्रशिक्षण एवं प्रवर्धन कार्यक्रम कैसे होता है? प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम। आगे हम बढ़ते हैं। उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए यह योजना 2017-18 से लागू की है। बस यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ इतना इम्पॉर्टेंट है। योजना अंतर्गत क्या है? तो मिर्च, टमाटर, अरबी, अरबी मतलब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? कोचाई, फूल गोभी के प्रदर्शन 0.1 हेक्टेयर हेतु 100% अनुदान दिया जाना प्रावधानित है। मतलब पूरा का पूरा अनुदान किसके द्वारा दिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा। बस आपको कितना रुपए क्या है उसको छोड़ दीजिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। एकीकृत बागवानी मिशन योजना। एकीकृत बागवानी मिशन योजना उद्यानिकी के सर्वांगीण विकास हेतु फल, फूल, सब्जी, जड़ें, कंद वाली फसलों, मसालें और सुगंधित पौधों, काजू, आम आदि जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु संचालित है। योजना अंतर्गत 2019-20 हेतु कितने राशि का क्या कैसे उसको छोड़ दीजिए आप, ठीक है। यहाँ पर एकीकृत बागवानी मिशन का उद्देश्य क्या है? तो एकीकृत बागवानी मिशन का उद्देश्य सर्वांगीण विकास हेतु फल, फूल, सब्जी, जड़ें, कंद वाली फसलें, मसाले, काजू, आम आदि जैविक खेती को बढ़ावा देना है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जैविक खेती को बढ़ावा देना है। सो जस्ट क्रैम इट। आगे हम बढ़ते हैं। ये जितना भी है, इतना लागत, इतना ये सभी के सभी को पूरा का पूरा आप छोड़ दीजिए, ठीक है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आगे हम बढ़ते हैं। पुष्प विकास योजना, मसाला योजना, काजू क्षेत्र विस्तार योजना, हम जितना भी अभी तक पढ़ लिए वो सभी के सभी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि, हालांकि इसको हम पढ़ लिए हैं, फिर भी हम यहाँ पर और चर्चा करते हैं, क्योंकि ये फिर से दिया हुआ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वह आप CGPSC के बारे में बात करो या फिर CG व्यापम। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना केंद्र प्रवर्तित योजना है। इस योजना का उद्देश्य कम पानी से अधिक क्षेत्र में सिंचाई करना है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये नारा है एक, है ना, ये एक स्लोगन है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ओके, इस योजना में लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार का 30% हिस्से से कुल 70% तथा बड़े कृषकों को 30% से हिस्से से कुल 70% तथा बड़े कृषकों के 50% अनुदान देय होगा। शेष राशि की व्यवस्था हितग्राही स्वयं के साधन से अथवा बैंक ऋण से करता है। ओके, सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, छोड़ दीजिए इसको, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। अब यहाँ पर हेक्टेयर। ओके, सो दिस आर ऑल not important for our exam point of view.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये सभी के सभी हम पढ़ चुके हैं। ओके, ये सभी के सभी हम पढ़ चुके हैं, हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, और क्या दिया है यहाँ पर, आगे हम बढ़ते हैं जल संसाधन की ओर। तो जल संसाधन की ओर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम के रिस्पेक्ट से बात करेंगे। आगे हम बढ़ते हैं, भौगोलिक विवरण एवं उपलब्ध जल। छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 137.9 लाख हेक्टेयर है। यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ मैं, हेक्टेयर में दिया है। ओके, ध्यान दीजिएगा। और यदि हम वर्ग किलोमीटर के बारे में बात करें, 1,35,192 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से 42% क्षेत्र वन आच्छादित है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना। 137.90 लाख हेक्टेयर ये क्या है, भौगोलिक क्षेत्र है, जिसमें से 42% भाग वन आच्छादित है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है वन आच्छादित है तो अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल्य कृषि प्रधान राज्य है। राज्य में कुछ दृष्टि छाया प्रभावित खंडों को छोड़कर अधिकतम भाग जल संसाधन से संपन्न है। अब यहाँ पर दृष्टि छाया प्रदेश बोला है तो ये आपका मुंगेली, कवर्धा और राजनांदगांव के कुछ हिस्सों को छोड़कर, मतलब कुछ हिस्सों को दृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं, बाकी हिस्सों में कहीं न कहीं जल पहुँच ही जाता है। प्रदेश में विभिन्न स्रोतों से सतही जल की मात्रा जितनी भी है, आपको ये याद रखने का रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। अभी तक भूगर्भीय जल का 44% उपयोग में लाया जा रहा है। 44% उपयोग में लाया जा रहा है। प्रदेश के 146 विकास खंड में 122 विकास खंड भू जल की दृष्टि से सुरक्षित श्रेणी, यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, भू जल की दृष्टि से सुरक्षित श्रेणी में आता है 122 विकासखंड, तथा 22 विकासखंड आंशिक संकटपूर्ण श्रेणी में आता है और 2 विकासखंड संकटपूर्ण श्रेणी में निश्चित तौर पर आता है। ठीक है, आंशिक संकटपूर्ण में 22, संकटपूर्ण में 2, और बहुत अच्छे वर्ग की दृष्टि से देखा जाए तो 122 विकासखंड तो हो गए इस प्रकार से 146 विकासखंड। सृजित सिंचाई क्षमता, तो यहाँ पर इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। ठीक है, निर्मित एवं निर्माणाधीन, तो जो भी हैं हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा तो डेफिनेटली उसको और डिस्कस करेंगे। बहरहाल वृहद निर्माणाधीन परियोजनाएं जो हमारे हाईलाइटेड हैं हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो उसके बारे में हम चर्चा करें। अरपा भैंसाझार परियोजना, यह योजना बिलासपुर जिले के अंतर्गत कोटा विधानसभा के अंतर्गत कोटा विकासखंड में ग्राम भैंसाझार के समीप अरपा नदी पर स्थित है। ठीक है, अब ये कितना करोड़ है, क्या करोड़ है, उसको छोड़ दीजिए। अरपा भैंसाझार परियोजना कौन सी नदी पर है, अरपा नदी पर है। भैंसाझार वह ग्राम का नाम है इसलिए। इस योजना के पूर्ण होने पर 25,000 हेक्टेयर क्षेत्र तक अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित होगी। सो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल, मतलब इसका जो डेटा है उसको याद ना रखें। अरपा भैंसाझार परियोजना, यस, ये याद रखें। ध्यान दीजिएगा, अभी निर्माणाधीन है, ये अभी निर्मित नहीं हुआ है। राजीव समोदा निजदा व्यापर्तन योजना, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। राजीव समोदा निजदा व्यापर्तन योजना प्रथम चरण में 2000 हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता निर्मित की जा चुकी। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल, बस ये इम्पॉर्टेंट है आपका राजीव समोदा निजदा व्यापर्तन कहाँ है। ठीक है, ओके, आगे हम बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो मैं यहाँ पर फिर से रिपीट करता हूँ, प्रधानमंत्री, हाँ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा चिन्हित 99 महत्वपूर्ण योजनाओं में प्रदेश की 3 परियोजनाएं, ये क्वेश्चन आ चुका है जी, 3 योजनाएं शामिल हैं। किसमें, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में। केलो वृहद सिंचाई परियोजना 1, खारंग सिंचाई परियोजना 2, मनियारी सिंचाई परियोजना।
तो यहाँ पर बाकी जितना भी डेटा है वो किसी प्रकार से इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत कितने परियोजनाओं को शामिल किया गया है, तो 99 परियोजनाओं को। और उस 99 परियोजना में छत्तीसगढ़ के कितने परियोजना शामिल हैं, तो छत्तीसगढ़ के 3 परियोजना शामिल हैं। पहला है आपका केलो वृहद सिंचाई परियोजना, दूसरा है खारंग, तीसरा है मनियारी। दैट्स इट। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। सूक्ष्म सिंचाई एवं सौर सूक्ष्म सिंचाई योजना, तो इसको भी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना। तो जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेफिनेटली हम उसके बारे में डिस्कस तो करेंगे ही। मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना। मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना एक बहुउद्देशीय वृहद परियोजना है जो हसदेव नदी पर कोरबा जिले के ग्राम बांगो के पास निर्मित है। बांध के 42 किलोमीटर नीचे कोरबा के आसपास बैराज का निर्माण किया गया है। वर्तमान में बांध का 100% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। परियोजना से कोरबा, ये इंपॉर्टेंट है जी, जैसे क्वेश्चन पूछ दिया हसदेव बांगो परियोजना से किन किन जिलों कौन कौन से जिले लाभान्वित हो रहे हैं, तो कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, ये 3 जिले लाभान्वित हो रहे हैं। परियोजना की सिंचाई क्षमता दिस परियोजना के अंतर्गत ये इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल, आप बाकी सब चीज़ को छोड़ सकते हैं। ओके, आगे हम बढ़ते हैं केलो परियोजना। केलो परियोजना रायगढ़ शहर से 8 किलोमीटर की दूरी पर रायगढ़ अंबिकापुर राजमार्ग पर ग्राम दनौट में केलो नदी पर प्रस्तावित है। इस बांध के निर्माण से रायगढ़, जांजगीर चांपा जिला, ध्यान दीजिएगा, रायगढ़, जांजगीर चांपा जिला, रायगढ़, खरसिया, सरिया, चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के 175 ग्रामों को फायदा होगा या फिर लाभान्वित होंगे। सो दिस इज इट। बाकी आप पूरा का पूरा छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कौन से 2 जिले लाभान्वित होंगे, तो यहाँ केलो परियोजना से तो रायगढ़ और जांजगीर चांपा। आगे हम बढ़ते हैं सीवरी नारायण बैराज निर्माण। इस संरचना अंतर्गत महानदी पर सीवरी नारायण बैराज, जिसकी लागत कितनी भी हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बाकी राजनेताओं का काम है, उनको करने दीजिए, ठीक है। सीवरी नारायण कहाँ पर है, आपको ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। सीवरी नारायण जांजगीर चांपा जिले में है। ओके, सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी आप उसको छोड़ सकते हैं। साराडी बैराज है ये आपका, तो साराडी बैराज, ये क्वेश्चन आ चुका है। साराडी बैराज कहाँ पर निर्मित है, कौन सी नदी पर निर्मित है, महानदी पर साराडी बैराज निर्मित है। ओके, बस इसको याद रखना है आपको, ये भी आपका जांजगीर चांपा जिले में ही है। ओके, तो हम सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो। एनीकट क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, एनीकट ये जाहिर सी बात है पानी को रोकने के लिए इसका निर्माण किया जाता है। ओके, छोटे जल संग्रहण क्षेत्र आप बोल सकते हैं। नरवा कार्यक्रम, वर्तमान में नरवा कार्यक्रम, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, वर्तमान में नरवा कार्यक्रम के अंतर्गत जिला सुकमा एवं कोरबा में 208 नाला स्वीकृत। आप यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा डायरेक्ट, वर्तमान में नरवा कार्यक्रम के अंतर्गत 208 नाला स्वीकृत किया गया है, वो कौन कौन से जिले में है, तो कोरबा और सुकमा, जिसमें 48 पूरे हो चुके। अब इतना डिटेल आपको नहीं मांगेगा, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं पशुधन। ओके, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।